अच्छा आप छोड़ो, आप मुझे ये बताओ x की वैल्यू आप क्या समझ रहे हो, क्या दिया हुआ है? जो फॉर्मूला होता है उसमें r, ठीक है। 3 का 3 लेंगे, मल्टीप्लाई, फॉर्मूला शुरू करते हैं। e टू दी पावर में क्या होता है? माइनस लैम्डा, लैम्डा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लैम्डा की पावर में क्या होता है? r r, r कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सामने चलते हैं, सेम ये करेंगे। e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर 4, लैम्डा की वैल्यू 6 आ रही है, बस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो ये बताओ, ये स्टेप क्लियर है? बोलो यस नो, ये क्लियर है? उड़ाओ हमने सामने चीजों को। e रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हुआ, लैम्डा स्क्वायर ने लैम्डा 4 को कैंसिल करके इसको लैम्डा स्क्वायर बना दिया। इधर क्या बचा? 3/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, खाली 2 हो गया। इधर क्या बचा? लैम्डा स्क्वायर, ये बचा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, 24 होता है। इसको सॉल्व करो, लैम्डा मिल गया, 2 से गया 12, 12 इंटू 3 36, लैम्डा आ गया 6। अब लैम्डा 6 हो गया, अब जो निकालना आप निकालो। अब लैम्डा मिल गया, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x इक्वल टू 3 वाली, यानी r की प्लेस पर 3। क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा, आस्था आस्था आंसर बताओ। 0.089। 0.089, वेट करो हम चेक करता हूँ। यस यही आ रहा है। अब तो कुछ भी नहीं है, देखो क्वेश्चन, अब तो आपको बस क्या करना है, x इक्वल टू 3 का मतलब e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू दी पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। e टू दी पावर माइनस 6 क्वेश्चन से ले लेते हैं, दिया हुआ है 0.00248, 6 का क्यूब हो गया 216 और 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 6 से कट गया 216 36 बार। अब 36 को 248 से मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी उसको डेसिमल लगा देंगे 5 डिजिट के बाद, आंसर होगी बस 0.089 समथिंग कुछ आ रहा है। बुक में आंसर है 0.08928। हाँ पूरा मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। बताओ जी, क्लियर नहीं हुआ? क्लियर क्यों? मल्टीप्लाई करो ना 248 को 36 से, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई ध्यान से करना भाई, देखो मल्टीप्लाई का तो कोई, हाँ तो बस उसमें डेसिमल लगाओगे आप 5 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5 डिजिट का डेसिमल आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, सामने हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है नॉर्मल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the probability of getting no misprints। सर ये क्वेश्चन हो गया था शायद। एक मिनट आस्था, वेट एक सेकंड। The probability of getting no misprints in a page of a book is e raised to the power -4। e raised to the power -4, ये बताओ क्या दिया है मैंने आपको? ये e raised to the power -4 क्या चीज है? ये प्रोबेबिलिटी दी है, किसकी प्रोबेबिलिटी दी है? नो मिसप्रिंट्स x इक्वल टू 0 की। मतलब हम एक बुक का पेज लेंगे, उसमें कोई एरर नहीं मिलेगी हमें, इसके चांस हैं e टू दी पावर -4। आगे लिख लो आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज कंटेन्स, what is the probability that a page contains more than 2 misprints?
क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर आप उसी बुक के 2 पेज लोगे, सॉरी पेज लोगे, तो उसमें 2 से ज्यादा मिसप्रिंट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और मैंने आपको r इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी दी है। आंसर बता दो। ये मुझे नहीं पता, आप मुझे आंसर बताओ, ट्राई करो, गलत होगा होने दो। So what is the probability of? What is the probability of getting more than 2 misprints? A page has more than 2 misprints. 2 से ज्यादा मिसप्रिंटिंग होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि 0 मिसप्रिंट की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। जीरो मिसप्रिंट्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको मोर देन 2 मिसप्रिंट्स की निकालनी है। कुछ भी नहीं दिया, बस यही है। बस यही दी हुई है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं दी, बस e रेज़ टू द पावर -4। तो आप भी अपने आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, अगर आ रहा है तो, वो मुझे नहीं पता बाकी। किसी का आया? So 5 e टू द पावर -4। हाँ आस्था बोलो। सर मेरा 6 e टू द पावर -4। मेरे पास 2-3 ऑप्शन आ गए हैं अब। 5 e टू द पावर -4, 6 e टू द पावर -4। आदित्य का 6 e टू द पावर -4 आ रहा है, तन्वी का 5, आपका -5 इंटू, अच्छा 1 - 5 e टू द पावर -4 आ रहा है। ओके, और कोई इधर से 5 e -4 आ रहा है। ओके, अभी तक तो किसी का आंसर बुक से मैच नहीं हुआ है। जो बुक में आंसर है अनसॉल्व्ड है, तो मैच नहीं हो रहा है। लेकिन 1 minus 5 to the power e minus 4. ईशान और आपका आस्था मैच हो रहा है, लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ ये आंसर। एक बार चलो चेक कर लेते हैं। सर 1 - 3 e टू द पावर -4। केतन का आ रहा है 1 - 3 e टू द पावर -4। ये भी डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं भाई, एक बार चेक करना पड़ेगा। एक काम करो, मेरे को r इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला बोलो, नो मिसप्रिंट्स के लिए फॉर्मूला बोलो, मैं लिखता हूँ पॉइजन वाला फॉर्मूला। e टू द पावर Lambda to the power lambda. लैम्डा। आपको क्या पता लैम्डा क्या है? मैं कह रहा हूँ r इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला बोलो, तो आप तो r की वैल्यू 0 बोलेंगे ना, लैम्डा आपको क्या पता? e टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इस फॉर्म में निकल जाएगी। हाँ, इसमें से निकल आएगा, ऐसा नहीं बोला, लैम्डा के यहाँ से निकालेंगे हम वैल्यू। अब आगे बोलो, चलो लैम्डा टू द पावर 0 डिवाइड में बोलो 0 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू, ये दी हुई है प्रोबेबिलिटी, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर -4। राइट, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। e टू द पावर माइनस लैम्डा कंपेयर हुआ e टू द पावर -4 से, हमें यहां से लैम्डा का पता चल गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आपको चाहिए मोर देन 2 मिसप्रिंट्स की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ मोर देन 2 में r की वैल्यू क्या क्या लोगे? मोर देन 2 मिसप्रिंट्स 2 and 1. वैसे एक्चुअल में बताओ क्या क्या होंगी? 3 4 5 6 7 8, पता नहीं कहां तक। तो हम क्या लेंगे, मोर देन 2 मिसप्रिंट्स में r इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे और r इक्वल टू 1 वाली प्रोबेबिलिटी लेंगे, और इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करके क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। चेक करते हैं, r इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी निकालो, या है अपने पास? वो तो है, उसमें पेस्ट क्यों करें? e टू द पावर -4। r इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला बोलो जल्दी से। अब e टू द पावर -4 लैम्डा 2 नहीं आएगा। कितना आ रहा है केतन? सर इसमें r2 नहीं लेंगे? हाँ r2 भी तो लेंगे, सॉरी वही आ रहा है 2 क्यों लेंगे? भाई। आपको मैंने बोला है मोर देन 2 मिसप्रिंट्स, मोर देन 2 में आपको लेनी थी r की वैल्यू 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
अब मोर देन 2 मिसप्रिंट्स तो यही होते हैं भाई। अब आप ये तो सारे निकाल नहीं रहे हो, तो जो बचे हुए केस हैं वो निकाल रहे हो। बचे हुए केस क्या क्या है? 0 1 2, इसलिए आज का हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे। अच्छा 2 उधर नजर नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा अब r इक्वल टू 2 के लिए चलो फॉर्मूला बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं दोबारा से। r इक्वल टू 0 के लिए e टू दी पावर -4, r इक्वल टू 1 के लिए e टू दी पावर -4, 4 टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, r2 के लिए e टू दी पावर -4, 4 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसमें से e टू दी पावर -4 कॉमन, 1 प्लस 4 प्लस ये कितना आ रहा है 8, तो ये हो गए 13e4। और इसको क्या करना है हमें अब 1 माइनस से माइनस करना है, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है। आंसर ये आ रहा है, मैं आपको बता दूं जो बुक में आंसर दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, वो पता नहीं ये इन्होंने कैसे निकाला ये आंसर। आंसर दिया हुआ है 8e रेज टू दी पावर -4, 1 में से इसको माइनस करके दिया हुआ है। मतलब जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज कंटेन्स मोर देन 2 मिसप्रिंट्स। नहीं भाई हमने तो सही निकाली है, हमारा गलत नहीं है किसी भी हालत में। मोर देन 2 मिसप्रिंट्स तो यही है भाई, 3 मिसप्रिंट, 4 मिसप्रिंट, 5 मिसप्रिंट, पता नहीं कितने हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने क्या किया है 0 1 2 निकाल के उसको 1 में से माइनस किया, आंसर ही करेक्ट है। अंडरस्टूड? सबको सही में आ गया इधर? आस्था, केतन, आदित्य? Yes. दो और ट्राई करेंगे फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। If X follows a Poisson distribution, if X follows a Poisson distribution such that probability X equal to 1 is equals to twice of probability X equals to 2, X equal to 1 की जो probability होगी वो twice होगी X equals to 2 की probability के। Find number 1 mean, number 2 variance, mean variance, number 3 probability X equals to 0, probability X equals to 0। आप मुझे 3 आंसर दे दो निकाल के जल्दी से। मीन बता दो, वेरिएंस बता दो और X इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी बता दो। सर मीन और वेरिएंस 1। मीन और वेरिएंस 1, वो तो मीन अगर 1 आएगा तो वेरिएंस 1 अपना भी हो जाएगा। वेरिएंस 1 ठीक है, मीन 1 है तो वेरिएंस भी 1 हो गया, मीन वेरिएंस सेम होते हैं पॉइजन में। अब आप मेरे को X इक्वल टू 0 वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे दो। 3 की पावर -1। e टू दी पावर -1, यही आ रहा है आंसर। सो e टू द पावर माइनस। यस, हो गया, सबका हो गया। शुभम, सानिया बताओ। नीलिमा, मीन 1 आ गया ना, लैम्डा 1 आ गया तो वेरिएंस 1 हो गया। एक और करते हैं, इधर हो गया, आदित्य वगैरह हो गया, आदित्य, आनंद, जानवी। Yes. ओके Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। 6 coins are tossed, 6 coins are tossed 6,400 times, 6,400, 6 coins are tossed 6,400 times। कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो गया। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन
find the probability using Poisson distribution, find the probability of getting 6 heads x times, 6 heads x times. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर जवाब देना. 6 heads x times. क्या मतलब है इसका? 6 heads x टाइम्स आएंगे. क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या पूछ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा. कॉइन को टॉस किया गया है 6400 टाइम्स. 6 हेड चाहिए x बार. 6 हेड. ये 6 हेड का मतलब क्या? वो भी x बार. अगर 6 हेड मांग रहे हो तो फिर x क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो 6 हेड चाहिए भाई. इसका मतलब है 6 हेड इन अ थ्रो. मतलब एक बार 6 आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार. 6 एक साथ हो गए. 7वीं बार नहीं आया, 8वीं बार नहीं आया, 9वीं बार नहीं आया, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, फिर 6 एक साथ आ गए. फिर क्या हुआ? फिर नहीं आया, फिर नहीं आया, फिर नहीं आया. ऐसा कितनी बार हुआ होगा? 6 हेड के सीक्वेंस बनाने हैं. कितनी बार? x टाइम्स. अब ट्राई करके देखो. नहीं समझे मेरी बात? जैसे फर्स्ट टाइम टॉस हुआ, सेकंड टाइम टॉस हुआ, थर्ड टाइम टॉस हुआ, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. और ये लास्ट का हो गया 6400. हो सकता है आपके जो 6 हेड हैं वो ये वाला पैकेट हो गया. ये पूरा पैकेट बनेगा जहां बनेगा. फिर 2 ब्लैंक हो गए, 3 ब्लैंक हो गए. चलो फिर आपका 6 का पैकेट बन गया है. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. फिर बीच में कुछ ब्लैंक आ गए, नहीं आया 6. या आया भी तो क्या हुआ? 1 या 2 बार आया, एक साथ नहीं आया. फिर क्या हुआ? ऐसा पैकेट आगे जाके एक और बन गया. 6 का पूरा एक पैकेट बन गया ऐसे. अब ये जो आप बार बार 6 हेड ले रहे हो, ये कितनी बार हुए हैं? ये कितनी बार हो रहे हैं? x टाइम्स चाहिए आपको. बीच में हो सकता है नहीं आया 6, कुछ और आया, उसमें क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो काउंट ही नहीं करेंगे ना हम सक्सेस में. हम सक्सेस में किसको काउंट करेंगे? जब आपके 6 थ्रो, 6 मतलब एक थ्रो में 6 आएंगे जब लगातार, तो हम उसको काउंट करेंगे सक्सेस. वो एक हो गया, फिर एक हो गया, फिर ऐसे दूसरा हो गया. ऐसे x टाइम्स कैलकुलेट करना है हमें. ये चीज x टाइम्स होनी चाहिए. तो इसका आंसर x के टर्म्स में आएगा. आस्था 1 मिनट होल्ड करना, 1 सेकेंड. नहीं, हम उसे काउंट ही नहीं करेंगे ना. देखो मेरी बात सुनो. आपका पहले शुरू के 6 बार हेड आ गया, ये आपका x में से 1 हो गया. x में से 1 हो गया. अब क्या हुआ? 7वीं बार अगर आया तो हम उसे काउंट नहीं कर रहे हैं. हमारे 6 तो 6 मिल गए हमें. अब हो सकता है यहां पर भी 6 आया, उसके बाद यहां पर नहीं आया, उसके बाद यहां पर आया, लेकिन हम इसको अब काउंट नहीं करेंगे अपने उसमें सक्सेस में, क्योंकि यहाँ 6 तो आ रहे हैं लेकिन ब्रेक होके आए हैं. हो सकता है उसके बाद यहां से लगातार 6 आ गए, तो ये आपका दूसरा हो गया. x में से अब ये 2 हो गए. तो जब जब 6 लगातार 6 बार आएंगे तब हम कहेंगे हमारे को सक्सेस मिली वो एक बार. e रेज टू दी पावर -100. हाँ ओके, मैं इसको आंसर को अभी नोट कर लेता हूं. और कोई ट्राई करके बताओ भाई. है तो बहुत आसान. देखो अच्छा ये बताओ, चलो n क्या है? n. इसमें आएगा. हाँ आस्था बोलना क्या है? हाँ आंसर तो x में आएगा ऑब्वियस, क्योंकि आपको जो सक्सेस चाहिए वो x टाइम्स चाहिए. आपको सक्सेस तो x टाइम्स चाहिए, जबकि आपने थ्रो किया है 6400 बार, तो आपका r तो पक्का x है. अब आपको n पता चल गया, 6400 n है. अब आप फंसे किस में हुए हो? t क्या लेना है, यहां फंसे हुए हो. अब बताओ, जब ये 6 एक साथ 6 आएंगे, ये आपकी एक सक्सेस मानी जाएगी. अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. यहां पे 6 आया पहला, 1/2. सॉरी 6 आया या 6 नहीं आया, यही होगा ना. या तो 6 आया या नहीं आया. आया तो सफलता मिली, नहीं आया तो फेलियर मिली.
अब बताओ यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी फिर? सर ये तो 6 हेड्स बोले हैं ना, तो हाफ ही तो होगी प्रोबेबिलिटी, हाफ फाइनेट है ये, तो भी 1/2 ठीक है। यहाँ पे आपका हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी? 1/2। यहाँ पर भी आया, 6 बार लगातार आएगा। 6 बार जब लगातार आएगा तो वो आपकी एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। क्या बनी एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी? 1/2 1/2 1/2 1/2, 6 बार, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/2 होल पावर 6। क्योंकि जब ये एक बार ऐसा होगा ना, 6 जब लगातार आ जाएंगे हेड, तो आप कहोगे हमें एक बार सक्सेस मिली। मान लो, अच्छा ये बताओ, ये 3 बार हेड आए, चौथी बार टेल आया, यहाँ हेड आया, हेड आया, हेड आया, टेल आया, उसके बाद फिर 5वीं बार हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, उसके बाद फिर हेड आया और फिर हेड आया। अब बताओ क्या ये इसको आप एक सक्सेस काउंट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। आप इसको सक्सेस काउंट कर रहे हो अपनी? यस, ये कर रहे हो। तो ये एक सक्सेस मिली आपको। इस सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? एक सक्सेस की 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 की पावर 6 हुआ। ऐसी सक्सेस इकट्ठी कर रहे हो आप। कितनी बार इकट्ठा करोगे ऐसी सक्सेस को? x टाइम्स। तो आपकी जो p है वो इनको मल्टीप्लाई करके हुई। आपका जो n है ये 6400 हो गया। अब बताओ आपका मीन कितना हुआ? लैम्डा। मल्टीप्लाई कर दो। 100। आपका आंसर पूरा का पूरा ठीक है। अब आपका लैम्डा हो गया 100। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है? x टाइम्स आपको सक्सेस चाहिए, e⁻⁻100। लैम्डा की पावर में r रखते हैं हम लोग, x रखेंगे, x टाइम्स ऐसा होना चाहिए डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा हाँ अजीब सा क्वेश्चन कह सकते हैं, एकदम से आएगा तो कंफ्यूजन होगा। एक और ट्राई कर लो। सपोज 2% of the people, suppose 2% of the people are left-handed. Suppose 2% of the people are left-handed. Find the probability of 3 and more left-handed among 100 people. Find the probability of 3 or more left-handed among 100 people. निकाल के दिखाओ आंसर। 3 या 3 से ज्यादा लोग लेफ्ट हैंडेड होंगे 100 लोगों के ग्रुप में, इसके क्या चांस है? जबकि 2% लेफ्ट हैंडेड है। तो आंसर जो भी होगा e⁻ में छोड़ देंगे फिर हम, तो जब कुछ दिया ही नहीं हुआ तो। सर 1 - 5 e⁻²। ओके, कितन चेक कर लेते हैं, रुको अभी। ठीक है, इधर केतन का भी यही आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ, -2। डन। शुभम, यश हुआ?
थोड़ा सा वो समझना है आज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी कर लो। 3 या 3 से ज्यादा, ऑब्वियस है भाई, माइनस करना पड़ेगा। 3 से ज्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्या क्या माइनस करोगे फिर 1 में से? 0 1 2, तो बस निकाल लो, फिर तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा लैम्डा कितना ले रहे हो, ये कहाँ से लाए हो? 2 100 पीपल का ग्रुप है, उसमें लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी 2% है, लैम्डा आपका 2 है। खत्म, जल्दी से निपटाया करो। अब 0 1 2 के लिए लेते हैं। 0 के लिए e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। e टू दी पावर माइनस लैम्डा कॉमन लैम्डा डालते जाएंगे साथ साथ, -2, ये तो 1 हो गया। 19 आ रहा है, क्यों भाई? एक मिनट देखना, नहीं 3 का नहीं होगा ना, नहीं मैंने बोला है 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि 3 भी लेना है, तो हमने सबको छोड़ दिया, 3 भी नहीं लिया, हमने लिया 0 1 2, और इन तीनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप रखोगे ना लैम्डा को 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 e टू दी पावर -2। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 3 से लेस वाली, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर हो गया। बताओ आपको यूज करना आ रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो आपने बायनोमियल किया, जो पॉइजन किया, और आपने एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किया था, रैंडम वेरिएबल, वो डिस्ट्रीब्यूशन बनते हैं जब एक्स आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट समझते हो? डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक्स की कुछ वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3 4। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, इसमें एक्स की वैल्यू डिस्क्रीट नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब एक्स की वैल्यू जैसे 1 के बाद सीधा 2 नहीं हो सकता है 1 और 2 के बीच में वो पॉइंट में भी वैल्यू ले रहा हो, 1.1 1.2, तो कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, एक्स बिना रुके चल रहा है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट ऐसे तो नहीं कि एक पहले सेकंड में आएगी, अगले सेकंड बाद सीधे दूसरे सेकंड में धड़केगा दिल, बीच की जो सेकंड है वहां चुप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जहां पे वो स्टॉप नहीं हो सकता, तो वहां पे हम बोलते हैं ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। और अभी क्लास 12 के लेवल पे आपको तो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो एक्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसके लिए क्या होता है, ये एक बेल डायग्राम फिगर होती है, इसको बेल शेप फिगर कहते हैं। कितना डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा रिपीट करना था। सिमेट्रिकल बना ही नहीं बना? ये बेल शेप्ड कर्व होता है, सिमेट्रिकल होता है बिल्कुल बीचों बीच से। मैं बताऊंगा जेड क्या है। यहां जेड की वैल्यू 0 होती है। ये जो पूरा एरिया है, ये लाइन कभी भी इसके साथ मीट नहीं करती, इधर से भी ये मीट नहीं करती, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट टेल। ये इस बेल डायग्राम कर्व की राइट टेल कहलाती है, इधर वाली कहलाती है लेफ्ट टेल। इस कर्व की स्क्यूनेस 0 होती है, अगर आपने स्क्यूनेस पढ़ा हुआ है तो। स्क्यूनेस का मतलब ये दोनों साइड से बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जितना इधर से होता है उतना ही बिल्कुल इधर से भी होता है। ये जो इधर का कंप्लीट एरिया है, अगर मैं पूरा शेड कर दूं, ये कंप्लीट, ये पूरा एरिया 0.5 होता है। तो सिमेट्रिकल फिगर है मैंने बोला, तो इधर का एरिया कितना होगा? 0.5 होगा। अगर ये भी शेड कर दें तो 0.5 होगा। तो राइट टेल से लेफ्ट टेल तक कंप्लीट एरिया कितना हो गया? ये 1 कंसीडर होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी हमारी 1 ही होती है मैक्सिमम। अच्छा, अब जो ये z निकलता है,
ये z आपका वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल तो आपका x ही होता है, जैसे x के लिए लेते हैं ना 0 1 2 3 4, ये z उसके अकॉर्डिंग निकलता है। इस z को निकालने के लिए आप यूज करते हो x माइनस म्यू अपॉन ये वाला सिंबल। इन सिंबल के मतलब बता दो। x तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो कर रहा है, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। म्यू क्या होता है? मीन होता है। और ये किसका सिंबल है? स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका मतलब जो आप z निकालोगे, इसमें से जो एरिया कैलकुलेट करोगे, ये होगा x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले आप x को यहां पुट करके z निकालोगे, अब वो z यहां पे कहां लाई करेगा उसके अकॉर्डिंग एरिया चेक करोगे, और वो जो एरिया होगा वो x की उस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी होती है। ये जो मैं आपको एरिया बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं एरिया है, एक्चुअल में ये z इक्वल टू 0 से मोर देन की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपका z 0 है तो बिल्कुल मिड में हो गया, लेकिन अगर आपका z 0 से बड़ा है तो प्रोबेबिलिटी इधर वाली चेक होगी, छोटा है नेगेटिव है तो इधर वाली चेक होगी। आप ये नोट करो, बताता हूं कैसे यूज करना है। इसके लिए वैसे तो देखो टेबल होता है पूरा, जब ये हायर क्लासेस में आता है तो एक बच्चों को बुकलेट दी जाती है जिसमें से बच्चा इसके एरिया को टेबल में से चेक करके लिखता है। फिलहाल मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, टेबल देखना भी सिखाऊंगा कैसे देखते हैं इस टेबल को। x जो वेरिएबल होता है, जैसे हम कभी जैसे r नहीं कर रहे हैं, नो मिसप्रिंट्स, हमने कहा बुक में कोई मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए, तो हमने उसमें x की वैल्यू 0 ली, लेकिन वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, मतलब या तो एक एरर होगी, देखो सोचो, या 2 एरर होंगी या 3 होंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि 2.5 एरर है इस पेज पे, 2.5 तो नहीं बोल सकते ना। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट है, तो एक ब्रिज पे एक्सीडेंट हुए, भाई चलो 10 एक्सीडेंट हुए, आप ये नहीं बोल सकते कि 10.5 एक्सीडेंट हुए, एक एक्सीडेंट थोड़ा सा माइनर हुआ है, हम उसको 10.5 बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही काउंट होगा। यहाँ पर x क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। x की वैल्यू ऐसा नहीं है कि 1 के बाद सीधा 2 होगी, x की वैल्यू 1 के बाद 1.1 1.2 1.01 भी हो सकती है, इसलिए हम इसमें यूज करते हैं फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्क है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन और बाइनोमियल से अलग हो गया। पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? जब x किसको फॉलो करता है? डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। यहाँ पे x कैसा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। x की वैल्यू कॉन्टिन्यू चल रही है, मतलब ब्रेक नहीं हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको पहले टेबल देखना सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, फिर हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले वो सीखना बहुत जरूरी है। क्या ये आपने सब नोट कर लिया? ये पूरा एरिया कितना होता है? कंप्लीट बेल्ट के शेप के अंडर में जो एरिया है वो 1 होता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इसको राइट टेल लेफ्ट टेल बोलते हैं, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल फिगर होती है, 0.5 एरिया दोनों का होता है। हमेशा 0.5 होता है। हाँ हमेशा, ये बिल्कुल फिक्स्ड फिगर है, ये 0.5 एरिया 0.5 एरिया है। इसको इंट्रोड्यूस किया था डिमॉइवर्स ने, 1700 कुछ सदी में इंट्रोड्यूस किया था डिमॉइवर्स ने। डिमॉइवर्स की ये नाम होता है डिमॉइवर्स का। डिमॉइवर ने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, प्रोबेबिलिटी में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बहुत सारी योगदान करके चले गए। ये इन्हीं का बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन दिया, आज तक इसको कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। मैं रब करूं ये वाली फिगर, ये सब इतना सही में आया जो मैंने बोला अभी। मैं बहुत डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ अभी आपको, डेंसिटी फंक्शन वगैरह काफी कुछ होता है, अभी उतनी जरूरत नहीं है, फिर आप कहोगे हमें सही में नहीं आया वरना ये। अब देखो हमें जो टेबल मिलेगी उससे एरिया कैसे चेक करना है। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? जब आपका z, जो z आप निकालोगे वो मोर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू है 1.42। अब z की एक रेंज दे दी 0 से ज्यादा 1.42 से कम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रफ इसका बेल डायग्राम बना लेंगे। सिमेट्रिकल नहीं बनता है आपसे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बनाओ, ये z इक्वल टू 0, राइट। अब बताओ 1.42 उधर लाई करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर लाई करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में? इधर कहीं होगा। अंदाजे से मान लो यहां पे आपके z की वैल्यू 1.42 है, ठीक है, z 0 ही हो गया, उसके आगे कहीं जाकर z की वैल्यू 1.42 है। यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने ऐसे, राइट। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए 0 से ज्यादा और 1.42 से कम। अब ये काम करो, यहाँ पे आप इक्वल भी लगा लो, मैं बताऊंगा जब इक्वल नहीं आएगा तो क्या करना है, अभी लगा लो। फिलहाल आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है।
ये जो एरिया होगा यही आपकी z की वैल्यू जब 0 1.42 के बीच में लाई कर रही होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी। अब आप टेबल खोलते हो, पीछे टेबल मिलता है मान लो आपको, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ टेबल कैसे दिया हुआ है। हमें भी टेबल मिलेगा? नहीं, आपको वैल्यू मिलेगी, बताऊंगा कैसे मिलेगी। टेबल देखना भी सीखो ना आप देखो क्लास 12 को दिमाग में रख के मत पढ़ा करो, आप आगे का सोचो, बस क्लास 12 हो जाएगा। हमें भी ऐसे ढूंढना पड़ेगा तो पेपर टाइम पे। हाँ, मैं आपको सब चीज सिखाऊंगा, टेबल भी बताऊंगा कैसे देखते हैं, और ये एग्जाम में वैल्यू कैसे आएगी वो भी बताऊंगा आपको मैं। एक मिनट, टेबल होना चाहिए। स्ट्रेंज, टेबल ही नहीं है। एक सेकेंड और होल्ड करोगे? सारे टेबल हैं, यही वाला टेबल नहीं है। नहीं है भाई टेबल। एनीवेज मैं आपको बताया तो कैसे टेबल होता है, लेकिन बिना टेबल के बच्चे करेंगे कैसे? So, 90 log amount of an LAT नहीं है भाई। मैं आपको बताऊं टेबल कैसे दिया होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, इस बुक में है नहीं भाई। टेबल में ना जैसे यहाँ z लिखा हुआ होगा बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, उसके बाद यहाँ z के आगे कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे 0.00, 0.01, इस तरह से वैल्यू जाएंगी 0.09 तक। ठीक है, अब हर कॉलम में यहाँ z के आगे उसके बाद ये बना हुआ होगा, जैसे यहाँ पे है 0.0, 0.1,
0.2 एंड सो ऑन, ये जाएगा आपका लेट करो 1.9 तक। ठीक है, अब यहां पे ये टेबल स्टार्ट हो गया है इसका। अब यहाँ वैल्यू जैसे पहली वाली दी हुई है 0.0000, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0.0040, डेसिमल के बाद आपको 4 फिगर मिलेंगी। ऐसे पूरी रो फिल हो जाएगी ये वाली। फिर यहाँ पे आ जाओगे 0.1 पे वैल्यू दी हुई है 0.03982, 98 लिख लो। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे है 0.0438, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से पूरा टेबल ऐसे यहाँ पे फिल किया गया हो, राइट। अब आप बताओ आपकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रही है z की, 1.42। अब आप सबसे पहले तो इस वाले कॉलम में आओगे, 1.4 पे आओगे। 1.4 यहीं पे कहीं होगा, 0.2 के आगे जाते आओगे तो 1.4 सपोज यहां पे आ गया, ये 1.4 पे आ गए। अब इसके आगे आपको कितना जाना है देखना, 1.4 में कितना और चाहिए, 0.02। तो यहाँ पे आप आओगे ऊपर देखोगे 0.02 कहाँ लाई कर रहा है, ये 0.00 है, ये 0.01 है, तो 0.02 अगला वाला ही होगा। 1.4 के आगे गए, उधर से 0.02 के नीचे आएंगे, यहाँ इन दोनों लाइन का एक इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी। वो वैल्यू मैं आपको फिलहाल अभी बता देता हूँ क्या वैल्यू है ये। 1.4 में 0.2, 0.4222 दी हुई है ये वैल्यू, 0.4222 ये वैल्यू है। बात सही में कैसे देखना है z की वैल्यू, पहले आपने क्या किया, जैसे 1.42 है तो 1.4 पहले इधर आ गए और फिर 0.02 ऊपर देखा, इसके सामने चले गए, ये वैल्यू हो गई। यहां पर इसका जो एरिया है यहां पर कितना आ रहा है, 0.0422। 0 से लेकर 1.42 तक के जो बीच का एरिया है ये आ रहा है आपका 0.4222। ये जो वैल्यू दी होती है ना, ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट हो रही होती है सारी। तो आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, जब z लाई करेगा 0 और 1.42 के बीच में, तो इसका चांस होगा 0.4222। ये आंसर हो गया सिर्फ। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखो z की वैल्यू में, आप अभी देखते रहो, नोट मत करोगे चलेगा। अभी टेबल इसमें लिखा हुआ है, मतलब एट द एंड ऑफ द बुक टेबल है, लेकिन टेबल है नहीं यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया z मोर देन है 1.42 से। ठीक है, अब z मोर देन है 1.42 से, ये आपका बेल शेप फिगर आ गई, ऐसी लफ बनानी है, ये 0 आ गया, यहां पर ये 1.42 आ गया। अब बताए 1.42 से मोर देन कौन सा एरिया शेड करूं, ये वाला, ये एरिया निकालना है मुझे। 0 से इधर का सारा एरिया बताओ, ये पूरा कितना होता है, 0.5 0.5। और 0 और 1.42 के बीच में आपने अभी भी निकाला है, कितना निकाला आपने, 0.4222। अगर मुझे इसके आगे का एरिया चाहिए जो काफी कम हो चुका है, वो कैसे मिलेगा, ये पूरा एरिया 0.5 है, 0.5 में से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, है ना, कितना हो गया, 0.0778। तो अगर आपका z मोर देन 1.42 है, तो पहले आपने बेल शेप फिगर बना के उसमें एरिया शेड कर लिया, आपने कहा अच्छा उधर का चाहिए मेरे को एरिया, तो एरिया वो निकालने के लिए आपने पहले 0 और 1.42 के बीच का एरिया देखा। ये जो एरिया दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये 0 और इस वैल्यू के बीच में दिए हुए हैं सारे एरिया, राइट। तो आपने पहले देखा भाई ये वाला एरिया है 0.4222 और ये कंप्लीट एरिया है आपका 0.5, तो बचा हुआ एरिया माइनस करके निकाल दो। अब आप बताओ मेरे को, मैं z की वैल्यू चेंज करता हूं, टेबल मेरे पास है, आप जो बोलोगे मैं टेबल से देख के आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ले लो, चलो बुक से ही ले लेते हैं, वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, बस आपको मुझे बताना है कि देखना क्या है। आपका जो z है वो 0.81 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है 1.94 से। पहले तो एक बेल शेप फिगर बना के मुझे वो एरिया शेड करके दिखाओ कौन सा है, 0.81 से
1.94 के बीच की वैल्यू लेनी है इंक्लूडिंग दीज टू। सर 0.81 की वैल्यू। बता देता हूं, सेंटर में बिल्कुल z की वैल्यू 0 होती है। आपने मुझसे पूछा है 0.81 पे एरिया कितना है। मैं जो आपको वैल्यू बताने जा रहा हूं 0.81 की, बताओ वो कहां से कहां तक का एरिया बताने जा रहा हूं मैं आपको। राइट, मैं आपको बताने जा रहा हूं 0 से 0.81 तक का ये वाला एरिया बताने जा रहा हूं। मैं जो आपको वैल्यू बताता हूं ना टेबल से, या जो आप देखोगे टेबल से, वो हमेशा कहां से एरिया शुरू होगा, 0 से उस पॉइंट तक का एरिया होगा। 81 जो अच्छा है बोलो। हाँ, सो वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं होना चाहिए। 0.81 0 से छोटा होता है बड़ा होता है भाई, ये बताओ जरा। बड़ा। तो आपका इधर ही तो होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव दूंगा ना आपको z की वैल्यू, तब आप इधर जाओगे। ओके। अभी वो भी दूंगा, रुको। अच्छा, अब मैं आपको ये वाला एरिया बता देता हूँ, ठीक है, आप नोट करो। 0.81 पे एरिया दिया हुआ है 0.4738, नहीं 0.2910, सॉरी 0.2910। और सो 1.94 पर 1.94 पे एरिया दिया हुआ है 0.4738। 1.94 पे एरिया है 0.4738 और 0.81 पे एरिया है 0.2910। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दें अगर z इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 0.1828। बस ये आंसर हो गया। अब देखो, आपको ना एक बेल शेप फिगर जरूर बनानी है ताकि पता चले कौन सा एरिया निकालना है। 0.81 यहाँ, 1.94 उसके आगे कहीं होगा, अंदाजे से लेना है ये तो आपको, खैर ये 1.94 होगा। आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया, है ना। तो अब आप क्या करोगे, 0 से 1.94 तक का पहले एरिया देखोगे, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इतना है। फिर आप देखोगे 0 से 0.81 तक का एरिया, जो ये वाला होगा। फिर क्या करोगे, उसके बाद माइनस कर दो। नहीं, 0 पॉइंट आंसर आ रहा है 1828। ये जो पूरा एरिया ना, ये वाला, यहां तक का ये पूरा, ये मैंने आपको पूरा बोला है 0.47। देखो ना, लगभग सारा हो चुका है, 0.5 में थोड़ा सा कम रह गया है। 0.47 कितना, 38। और 0 से 0.81 के बीच में जो एरिया मैंने आपको बोला था वो क्या था, 2910। बस इसको माइनस करना है आपको। तो क्लियर हुआ, इतना सही में आया। एक लास्ट चीज और बता दो बस, ताकि मैं इसको, अच्छा मैं ना, अब इसका टेबल है नहीं तो मैं इसको पीडीएफ बना के आप सबके मोबाइल पे दे दूंगा। पीडीएफ बना के ना, तो आप लोग वैल्यू खुद देखना। फिर इस बार जो आपका z है, जरा ध्यान से देख लेना। इस बार मैं आपको z क्या दे रहा हूं, -0.046 से बड़ा है, इक्वल भी है, लेस देन है, इक्वल है 2.21 से। पहले एक बेल शेप फिगर बनाओ और उसमें एरिया शेड करो, उसके बाद मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। बेल शेप फिगर बन गई। 0.4। मेरे को ये दिखाओ एरिया कौन सा है। थोड़ा वो ना, ये जो ऐसे आ रहे हैं ना, आप ऐसे बना रहे हो अजय, वो हाँ मतलब ऐसे कॉर्नर नहीं आएगा। हम बेल शेप, जैसे बेल होती है क्रिसमस वाली बेल। शुभम बनाया, एरिया शेड हुआ भाई। आपका z 0 ये हो गया, आस्था वैल्यू बता रहा हूँ, रुको। अब ये पॉइंट माइनस में आ गया, तो इधर आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा इधर आ जाओ, अंदाजे से लेना है ये -0.46 है। अब उधर चले जाओ, 2.21 काफी आगे मिलेगा आपको, यहाँ मान लो वो तो अंदाजे से। अब आपको इन दोनों के बीच का एरिया, ये और ये चाहिए, ये पूरा एरिया आपको चाहिए। 1 के काफी नजदीक हो चुका है ये एरिया, सोचो कंप्लीट 1 होता है ना, तो 1 से थोड़ा सा थोड़ा कम करना है। बोलो वैल्यू, बोलो क्या चाहिए आपको। 0.46।
अब आप कहोगे ये तो -0.46 है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा 0.46, क्योंकि ये एरिया इधर है या इधर है। सोचो, एरिया नेगेटिव थोड़ी होता है, वो तो नेगेटिव इस तरफ ये आ रहा है, तो हमें इसका मतलब इस एरिया में इस एरिया को प्लस करना है, वो इंडिकेट ये कर रहा है। तो आप जब वैल्यू देखोगे ना टेबल से, आप नेगेटिव वैल्यू ढूंढोगे, मिलेगी नहीं टेबल में, आप देखोगे 0.46। ठीक है, तो मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, आप 0.46 की वैल्यू लिखो, 0.1772, सॉरी फिर से गलत बोल दी, 0.4864, नहीं सॉरी 0.1772 ही है। हाँ 0.1772, मतलब ये वाला जो एरिया है 0 और इसके बीच में 0.1772 है, ये वाला एरिया। और बोलो, और क्या चाहिए आपको? 2.21 2.21 पे एरिया है 0.4864 है। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो अगर z इसके बीच में लाई कर रहा है। सर फिर दोनों को सीधा सम करते हैं, इनका एक ही चीज। 0.6536 वैसे बुक में आंसर है 0.6636। हाँ, अब किचन अपना क्वेश्चन पूछो, आप क्या कह रहे हो? सर जैसे 2.21 और 0.46 को प्लस करके 2.67 आएगा, तो उसकी तो निकाल देंगे। आप कह रहे हो इन दोनों z को पहले प्लस कर लें? जैसे जब एरिया तो सेम ही हुआ ना। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर रहे हो, तो आप तो उल्टा एरिया निकाल रहे हो, आप ये वाला निकाल रहे हो और इधर का निकाल रहे हो। लेकिन वो तो कह रहा है कि z इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तो इसका मतलब एरिया तो यही वाला रिक्वायर्ड है, तो आपको दोनों एरिया प्लस करने हैं, इसका मतलब। सर आया समझ में थोड़ा सा? आज तो बोलो। इसको मैं यूज कहाँ करते? अभी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा, एप्लीकेशंस कराऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बेल डायग्राम को यूज करना सिखाया आज। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस कैसे माना जाता है? जैसे किसी की पर्सन की एज का बढ़ना, अभी थोड़ी क्या 1 साल के बाद सीधा 2 साल का ही माना जाता है, वो 1 साल 2 साल के बीच में एज चलती रहती है उसकी, तो ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह के एग्जाम्पल में यूज करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको सही में आ गया ना, फिर कोई भी टेंशन नहीं है, समझो क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ओके, एंड करें क्लास को। यस। ओके जी।